दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। आत्मा के साथ सुहागरात। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मेरा ट्रांसफ़र अचानक एक छोटे से गांव में हो गया। मैं शहर की एक बड़ी बैंक में मैनेजर था, लेकिन बैंक की पॉलिसी के अनुसार गांव की शाखाओं को फिर से खड़ा करने और उनकी तरक्की के लिए कुछ अच्छे मैनेजर्स को उन जगहों पर भेजा जा रहा था जहां उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी तरह से मेरा ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में हुआ। गांव पहुंचने पर किस्मत से मुझे रहने के लिए एक कमरा मिल गया। वो थोड़ा पुराना और साधारण था, पर मेरे लिए काफ़ी था। 2 दिन बैंक की छुट्टी होने से मुझे अपना सामान सेट करने और कमरे को सेट करने का समय मिल गया। सुबह ही मैं एक अपना सामान लेकर कमरे तक पहुंचा। ड्राइवर के साथ उसका मददगार एक छोटा लड़का भी था, जिसने सामान उतारने में मदद की। मेरा सामान भी सामान्य ही था, कुछ कपड़े, रोज़मर्रा चीज़ें और थोड़ा बहुत फर्नीचर। मैंने उन्हें पैसे दिए और वे चले गए। मैंने धीरे धीरे कमरे की सफाई शुरू की। कमरा पुराना था, इसीलिए कोनों में धूल जमी थी और जाले भी लगे थे। मैं झाड़ू लगा रहा था, तभी दरवाजे पर टक टक की आवाज़ हुई। मुझे लगा कि शायद आवाज़ कहीं और से आ रही होगी, तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर से आवाज़ आई। मैंने हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक थैली थी और वह सादगी से बोली, नमस्कार, मेरा नाम राधिका है, मैं पड़ोस के घर में रहती हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, पर मैं थोड़ा असहज हो गया था। नया गांव, नए लोग और अचानक कोई आकर अपना परिचय दे रहा था। यह मेरे लिए थोड़ा अजीब था। कुछ पल के लिए मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। उसे मेरी घबराहट समझ आ गई तो उसने ही बात आगे बढ़ाई। मैं यहीं रहती हूँ। आप बैंक में काम करने आए हैं ना? यह हमारे गांव की ही बैंक है। साहब, अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा। उसने मुझे पानी के बारे में बताया। यहाँ सुबह 6 बजे पानी आता है और 6:30 बजे चला जाता है, इसलिए आपको रोज़ पानी भरकर रखना होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि मुझे अभी पानी लाना था और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। उसने पूछा, क्या आपको अभी पानी चाहिए? मैंने हाँ में सिर हिलाया और वह पानी आने चली गई। उसके जाने के बाद मैं फिर से सोचने लगा, कौन होगी यह राधिका? लेकिन मुझे पता था कि गांव के लोग बहुत मददगार होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैं अपना सामान सही से लगा रहा था। कमरे में शांत और अपनत्व भरा माहौल महसूस हो रहा था। दीवार में ही एक छोटी सी अलमारी थी, मानो कमरे का ही एक हिस्सा हो। उसमें मैंने अपना कुछ सामान रखा। उसी अलमारी में एक छोटे संदूक में मैंने अपने कपड़े सरीखे से रखे। कमरा छोटा होने के बावजूद भी हर चीज़ सरीखे से रखी हुई थी, जैसा कि मुझे पसंद है। वहीं पर एक छोटा सा बाथरूम भी था, जिसकी दीवारों पर मैंने कुछ चीज़ें रख दी। ऐसा लग रहा था मानो वो बाथरूम मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरत से पूरी करने के लिए ही बना हो। अचानक मैं होश में आया तो देखा कि वह औरत दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पहले दिखी थी, लेकिन अब उसकी कमर पर पानी का एक घड़ा था। उस घड़े का भार उसकी पतली झुकी हुई कमर पर झलक रहा था। वो थोड़ी झुकी हुई थी, मानो उसका मन ही मुझे पानी देने के लिए बेचैन हो। साहब, मुझे पता है कि आपको पानी की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पानी नहीं है। बस एक ही घड़ा है जो मैं आपको दे सकती हूँ। इसी में दिन बिताइए, सुबह पानी आ जाएगा। उसने
सादगी से कहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी तरह 2-4 कदम बढ़ा। उसकी हंसती हुई आंखों की खूबसूरती मुझे एक पल के लिए यह भुला रही थी कि मैं सिर्फ पानी लेने जा रहा हूँ। उसकी झुकी हुई कमर से वह घड़ा नीचे उतारने का पल ऐसा था मानो समय ही थम गया हो। मैंने उसके हाथ से घड़ा लिया और उसे अंदर रख दिया। यह जगह गांव के बाथरूम की तरह सी ही छोटी थी, बस एक दीवार से अलग की हुई थी। मैं मन में सोच रहा था कि गांव के यह कमरे भले ही कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे इतने खास क्यों लगते हैं। उस पल उसके झुके हुए शरीर की सुंदरता मेरी आंखों के सामने थोड़ी धुंधली हो रही थी। वो औरत अभी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शांत और समझदारी का भाव था। साहब, कोई बात नहीं, आप यहाँ नए हैं, किसी को नहीं जानते, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। वो धीरे से बोली। मैं उसकी तरफ देख रहा था। धन्यवाद कहते हुए उसकी नज़र एक बार फिर मुझ पर ठहर गई। अब वह धीरे धीरे मुड़ी। उसकी हरकतों में एक सहजता थी, जैसे हवा उसके रास्ते पर चल रही हो। उसे देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी मानो उसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। होंठ बिल्कुल लाल थे और ब्लाउज भी उसने बहुत खूबसूरत पहन रखा था। उसमें उसका शरीर बहुत लुभावना लग रहा था। उसके सुडौल शरीर में कुछ ऐसा था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसकी पतली कमर और मजबूत बाहें जो गांव की औरतों की कड़ी मेहनत से भरी हुई थी, और उस मेहनत में छिपी हुई उसकी खूबसूरती मानो एक अप्सरा ही सामने खड़ी हो। वो चली गई, फिर भी मैं दरवाजे की तरफ ही देखता रहा, जैसे उसकी सुंदरता और उसके निस्वार्थ स्नेह का प्रभाव मेरे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया हो। थोड़ी देर में वैसे ही खड़ा रहा। उसकी हर हरकत की तस्वीर मेरी आंखों के सामने अब भी साफ थी, लेकिन कुछ देर बाद मैं होश में आया और फिर से अपने काम में लग गया। कमरे का सामान ठीक करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने फटाफट अपना सारा काम ख़त्म किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक छोटी सी चटाई और चादर बिछा ली। उस पर लेटकर मैंने एक सुकून सी सांस ली। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं तरोताज़ा हो गया। मैंने अपने साथ लाया हुआ अखबार खोला और पढ़ने लगा। मेरा मन अखबार के शब्दों में उलझा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी परछाई फिर से दरवाजे पर दिखी। यह वही औरत थी। इस बार उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बस हल्के से खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। मैंने उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराकर बोली, साहब, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं अपना सारा सामान लेकर आया हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, मैं खुद बना लूँगा। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में उत्सुकता और चिंता थी। वो बोली, ठीक है, क्या मैं आपके लिए कोई सब्जी ला दूँ? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान उसके हाथों पर गया। उसने अपनी साड़ी के एक कोने में कुछ लपेटा हुआ था। वह धीरे से साड़ी खोलते हुए बोली, यह मैं आपके लिए ताज़ी मेथी की सब्जी लाई हूँ, गांव की है। उसकी आंखों में प्यार और अपनत्व था। उसने मेथी का वह गट्ठा मेरी और बढ़ाया, मानो उसके दिल की ममता उन पत्तियों में उतर आई हो। उसके इस स्नेह भरे भाव से मेरा मन हल्का हो गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके हाथ से वह मेथी की सब्जी ले ली। उसके कोमल हाथों से वह गट्ठा लेते हुए मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने उसे फिर से धन्यवाद दिया और वह प्यारी सी मुस्कान देकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खाना बनाना किया। मेथी की सब्जी ताज़ी और हरी भरी थी। मैंने उसे
मन लगाकर बनाया और खाना खाया। सच कहूँ तो उस सादे खाने का स्वाद ही कुछ और था। ताज़ी सब्जियों से गांव की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह में 6 बजे उठा। उस औरत ने जैसा कहा था पानी आ गया था। मैंने फटाफट पानी भर लिया। मुझे पता चला कि गांव में पानी आने का समय सीमित होता है, लेकिन शहर में 24 घंटे पानी मिलने की आदत अभी भी मेरे मन में थी। फिर भी मैंने यह सच्चाई स्वीकार कर ली कि इस नई जगह पर मुझे सब कुछ ढालना होगा। आज मेरी छुट्टी थी, फिर भी मैंने प्रेस किए हुए कपड़े पहने और दिन की तैयारी की। फिर मैं बैंक की ओर निकल पड़ा। आते समय मैंने बैंक की जगह देख ली थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि बैंक बंद थी। मेरे पास बैंक की चाबी नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से काम कैसे होगा। बैंक के चारों ओर कुछ नींबू और बादाम के पेड़ थे। मौसम बहुत अच्छा था। बैंक छोटी होने के बावजूद उसमें कुछ खास लग रहा था। खिड़की बंद थी। अगर वह खुली होती तो मैं अंदर झांक कर जरूर देखता। आसपास कुछ छोटी छोटी दुकानें थी जहां गांव के लोग अपना काम कर रहे थे। उस बैंक को देखकर मुझे सुकून मिला, क्योंकि अब मुझे यही काम करना था। माहौल शांत, सुहावना और नया था, मानो गांव ने मुझे खुद में समा लिया हो। इस गांव की छोटी छोटी चीज़ों में भी एक अलग ही सुंदरता और सादगी थी, जिसमें मेरे मन को मोह लिया था। बैंक के पास ही एक छोटा सा होटल था। इतनी भाग दौड़ के बाद मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं सीधे उस होटल में चला गया। वो एक साधारण होटल था जो गांव के माहौल में अच्छी तरह से घुल मिल गया था, लेकिन उसका जादू कुछ अलग ही था। वहां जाकर मैंने जी भर के नाश्ता किया। गर्मा गर्म पोहे और चाय पीने के बाद पेट भी भर गया और मन भी खुश हो गया। दिन का मजा लेने के लिए मैं वहीं पर काफ़ी देर तक समय बिताता रहा। आसपास के लोग और उनकी बातचीत देखते हुए मैं गांव की शांति का एक नया अनुभव ले रहा था। शाम को मैं वापस अपने कमरे पर आया। दिन भर घूमने की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। मैं जल्दी ही सो गया। नींद ऐसी लगी कि रात का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह में उठा और फटाफट तैयार हुआ। आज बैंक में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मन में थोड़ी उत्सुकता और खुशी दोनों थी। मैं बैंक पहुंचा तो सबने मेरा बड़े प्यार से स्वागत किया। वहां ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनका प्यार और अपनापन तुरंत महसूस हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि बैंक में चीज़ें कहाँ रखी है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। मैं उत्साह के साथ अपने काम में लग गया। शाम को 5:30 बजे काम खत्म हुआ और मैं वापस रूम पर आया। आते समय रास्ते से मैंने 2 अंडे और पाव लिए थे, तो मैंने तय कर लिया था कि आज अंडों की बढ़िया भुर्जी बनाऊंगा। कमरे में आते ही तड़के की खुशबू से कमरा भर गया। मैंने भुर्जा बनाई और पाव के साथ खाने बैठ गया। तभी वह औरत फिर से आ गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए वह अंदर आ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी नज़र में कुछ कहने की इच्छा साफ झलक रही थी। उसके बोलने से पहले ही मैंने कहा, आइए ना, खाना खाइए। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप खाइए। उसके इन शब्दों ने मेरे मन पर गहरा असर डाला। मैंने उससे कहा, बैठिए ना, और उसने कुर्सी की तरफ देखा। वो कुर्सी बैठने के लिए ही थी, लेकिन शायद वह संकोच कर रही थी। मैंने फिर से जिद की, बैठिए ना। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और उसने बात शुरू की। आज उसने एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस पर एक लाल रंग का ब्लाउज था। उस साधारण लिबास में भी उसकी सुंदरता बहुत खिल रही थी। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। थोड़ी देर बाद वह थोड़ी गंभीर हुई और बोली, अरे मुझे आपसे एक काम था।
उसके बोलने के अंदाज में एक अलग ही बात थी। मुझे हैरानी हुई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को मुझसे क्या काम होगा। मैं तो इस गांव में नया था, किसी को जानता भी नहीं था, इसलिए यह सब मेरे लिए नया था। मैंने उसकी बात समझी और पूछा, हाँ बताइए क्या काम है। वो थोड़ी देर शांत रही और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, हमारे यहाँ। जैसे ही उसके मुंह से हमारे यहाँ शब्द निकला, मैं समझ गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताने वाली है। वो आगे बोली, हमारे इनको कोई काम नहीं है, दिन भर घर पर रहते हैं, शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आपके बैंक में उन्हें कोई छोटी मोटी क्लर्क या चपरासी की नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बोलने से एक दर्द और निराशा महसूस हो रही थी। उसे अपने पति की फिक्र थी, उसके भविष्य की चिंता थी। उसकी बातों में ममता, चिंता और उम्मीद की भावना थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो यहाँ नया आया हूँ, बैंक में भी अभी अभी लगा हूँ और अभी तो मुझे यहाँ के काम की ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। बैंक के काम के लिए लोगों की कमी नहीं थी और जो काम था उसके लिए सही लोग पहले से ही थे। फिर भी उसके चेहरे को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही उम्मीद थी जो मुझे मना करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने उससे कहा, हाँ ज़रूर, अगर कोई जगह हुई तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। मैं अपना खाना खा रहा था और मैंने जानबूझकर उससे पूछा, क्या तुम्हें अंडा पाव पसंद है? वो तुरंत बोली, हाँ खाती हूँ तो हूँ, लेकिन आज मेरा उपवास है। उसके लहजे में एक हल्की सी नज़ाकत थी और उसमें उसने मुझे आसानी से जवाब दिया। मैंने कहा, ठीक है, कभी बताऊंगा तो ज़रूर खाने आना। उसकी आंखों में एक भरोसा देखा और वह बोली, हाँ ज़रूर। उसकी बातचीत में खुलापन, उसकी सहजता और उसके शरीर पर पहनी हुई साधारण लेकिन लुभावनी नीले रंग की साड़ी, यह सब मुझे विचलित कर रहा था। कभी वो साड़ी और कभी उसकी मासूम मुस्कान, सब कुछ मानो मेरा ध्यान खींच रहा था। उसके शरीर पर उस साड़ी की सुंदरता, वो लाल रंग का ब्लाउज और उन कपड़ों से साफ दिखाई देने वाला उसका सुडौल शरीर, सब कुछ लुभावना था। उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था। वो सहजता से बातचीत कर रही थी और हर बार कुछ ना कोई नई बात निकाल कर बोलती रहती थी। इस वजह से उसका वहाँ रुकना सहज हो गया था। मुझे थोड़ी ही देर में महसूस हुआ कि वह सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि शायद अपने पति की नौकरी के लिए मुझसे बातचीत कर रही है। क्या वो सिर्फ मेरी ऊपरी तौर पर परवाह कर रही है? मैंने खुद से ही कहा। थोड़ी देर बाद आती हूँ कहकर वह चली गई और मैं कमरे में अकेला बैठ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जगह नहीं थी, लेकिन उस नई जगह के अकेलेपन में वह सुंदर औरत मेरे दिल पर राज कर रही थी। उसकी मीठी मुस्कान, उसकी सॉफ्ट और नाजुक हरकतें और मुझसे बात करने का उसका तरीका, सब कुछ मेरा ध्यान भटका रहा था। मैं लेटा हुआ था, लेकिन मेरी आंखें बंद होने पर भी उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ रही थी। उसका वह लुभावना रूप, उसकी आंखों की भावनाएं, उसका वह पानी का घड़ा लेकर आना और उसकी पूछताछ, यह सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। अब संडे था और मेरी छुट्टी थी। सुबह में थोड़ा देर से उठा था और इस वजह से नल का पानी भरना छूट गया था। मैं दरवाजे पर आकर इधर उधर देखने लगा कि वह कहीं दिख जाए, लेकिन वह नहीं दिखी। मन में ख्याल आया कि उसके घर जाऊं, लेकिन ऐसे अचानक किसी के घर कैसे जाता। इसलिए मैंने अपने कमरे में ही बैठने का फैसला किया।
थोड़ी देर में वह आ गई, मानो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था और उसके आने से मुझे सुकून मिला। जब वह दरवाजे से मुझे दिखी तो मुझे लगा कि वो आएगी ही। वो मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी रही और बोली, क्या साहब, सब ठीक है? मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, लेकिन आज मैं परेशानी में हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? आज मैं थोड़ा देर से उठा और पानी भरना भूल गया और मेरे पास पानी नहीं है, मैंने कहा। यह सुनकर वह हंसी और उसकी खिलखिलाती हंसी से उसकी सादगी और भी खिली उठी। आज उसने एक पारदर्शी साड़ी पहनी थी। वह साड़ी उसके गोरे रंग पर और भी अच्छी लग रही थी। साड़ी के पार उसके शरीर की सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे बात कर रही थी और मैं उसके साथ लुभावने रूप से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। उसने भूरे रंग का ब्लाउज पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती आसानी से दिख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा पैदा हो गई थी, उसे देखना, उसके पास जाना, उसकी सुंदरता के बारे में सोचना। यह सब मुझसे काबू नहीं हो रहा था। वो सामने खड़ी थी और मेरे मन में ख्याल आया कि उसे पास खींचकर उसे गले लगा लूं, उसके नाजुक होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूम लूं। जब मेरे मन में यह ख्याल चल रहे थे तब मैं उसे देख रहा था। कुछ देर बाद मैं होश में आया और इन ख्यालों से बाहर निकला। वह अभी मुस्कुराते हुए खड़ी थी, मानो उसे मेरे मन की बात पता थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। अचानक वो बोली, क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हैं? वो अपनी मीठी आवाज़ में पूछ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि जो मुझे सच में चाहिए वह तो यह देगी नहीं। जो मैं सोच रहा था उन्हें होठों पर लाने की हिम्मत नहीं थी। उसकी बातें, उसकी नाजुक हरकतें और उसका लुभावना रूप मेरे मन को और भी लुभा रहा था। वो हंसते हुए बोली, साहब, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? उसकी आवाज़ मीठी थी और उसके चेहरे पर उस वाक्य में आदर और फिक्र थी। मैंने कहा, हाँ, अगर आप पानी ले आए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे नहाना है और खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। वो बोली, ठीक है, मैं 2-3 घड़े पानी ले आती हूँ। मानो उसने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आज मुझे पानी की प्रॉब्लम होगी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि उसे यह कैसे पता चला। वह हंसकर बोली, मुझे पता था कि आज आप देर से उठेंगे और आपको नल का पानी नहीं मिलेगा। मैं यह सुनकर दंग रह गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि क्या इस औरत को चेहरा पढ़ने की कला आती है। वो वापस गई और थोड़ी ही देर में पहला घड़ा भरकर पानी ले आई। पानी उठाते समय उसके शरीर पर थोड़ा पानी गिर गया था। उसकी साड़ी उसके शरीर के चारों ओर भी कस गई थी और उसके माथे पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी। पसीने की बूंदों से उसके माथे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने धीरे से घड़ा मेरे सामने रखा और उस पल उसकी सुंदरता और भी लुभावनी लगने लगी। वो पानी का दूसरा घड़ा लेकर वापस आई और फिर से पानी गिर गया। उसकी साड़ी का गीला पल्लू उसकी कमर पर और भी कसकर लिपट गया था। वो साड़ी मानो उसके शरीर से लिपट गई थी और उसकी सुंदरता उसमें और भी निखर रही थी। उसका सुडौल शरीर, कमर का वह मोड़ और उसका गीला बदन, यह सब मेरे दिल पर एक अजीब सा पागलपन सवार कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वह अब वापस नहीं गई तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। उसकी सुंदरता, उसकी आंखों का नशा और उसका मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करना, यह सब मुझे पागल कर रहा था। ठीक है, धन्यवाद, मैंने उससे कहा। अब मैं नहाता हूँ, मैंने कहा। वह समझ गई कि अब उसे जाना चाहिए। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगी।
मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। वह दरवाजे से बाहर निकली, सीढ़ियाँ उतरने लगी और मैं उसे देखने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी गीली साड़ी में उसकी पीठ की सुंदरता और भी लुभावनी लग रही थी। उसका शरीर, उसकी हरकतें और उस साड़ी में उसकी खूबसूरती, यह सब मेरी आंखों से दूर नहीं हो रहा था। मेरे मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। उसकी सुंदरता के बारे में सोचना, उसके पास जाने की इच्छा और उसके होठों को किस करने का सपना, यह सब मुझे बेचैन कर रहा था। मैं नहाया, खाना बनाया और खाया भी। थोड़ी देर आराम किया, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। बाहर की हवा शांत थी और मैं घर में बैठकर शाम के बारे में सोच रहा था। तभी एक आदमी मेरे घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके चलने का अंदाज ऐसा था कि उसने शायद शराब पी रखी थी। वो मेरे दरवाजे के पास आया और बोला, नमस्ते साहब। मैंने भी जवाब दिया, नमस्ते। वो बिल्कुल कमज़ोर दिख रहा था। उसके शरीर पर गोश्त नहीं था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी अस्थिरता थी, मानो वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा हो। जब मैं उसे देख रहा था, उसने अपना परिचय दिया। मैं अशोक, राधिका का पति। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने मन ही मन कहा, इस सुंदर औरत का पति, यह कमज़ोर आदमी। उसके रूप और उसकी सुंदरता के बारे में सोचकर मैं मन ही मन हंसा। थोड़ी देर अशोक कुछ भी बोलता रहा, फिर वह बोला, साहब आज शाम को चिकन बिरयानी बनाने का प्लान करें क्या? आप नॉनवेज खाते हैं ना? मैंने जवाब दिया, हाँ खाता हूँ। ठीक है, आज शाम को मैं आपको बढ़िया चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। उसने कहा। मैंने कहा, ठीक है, चलेगा, लेकिन आप बंदोबस्त करेंगे ना? वो थोड़ा हंसते हुए बोला, क्या? फिर बोला, मैं चिकन का बंदोबस्त करता हूँ, आप बोतल का बंदोबस्त कीजिए। यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी शराब का शौकीन है। शायद शराब पीने की वजह से ही उसका ऐसा अजीब व्यवहार था। मेरे मन में ख्याल आया कि इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद यह आदमी शराब में डूबा हुआ है। राधिका जैसी सुंदर औरत उसकी जिंदगी में होते हुए भी वह उसकी ओर ध्यान ना देते हुए शराब की लत में डूबा हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि अगर मेरी पत्नी ऐसी होती तो मैं उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करता, उसे हमेशा खुश रखता। अब शाम हो चुकी थी। अशोक एक थैली में कुछ लेकर मेरे घर आया और कहा, साहब चिकन का इंतजाम हो गया है, अब आग जलाते हैं और आराम में बैठेंगे। यह कहकर उसने घर में चिकन दे दिया और खुद बाहर आग जलाने आ गया। हम दोनों आग के सामने बैठे थे। आसपास कोई नहीं था। मेरा घर गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। अशोक ने धीरे से पूछा, साहब आप क्या बोतल नहीं लाए? मैंने उसे जवाब दिया, हाँ लाया हूँ। फिर मैं उठा और कमरे में जाकर बोतल और एक गिलास ले आया। आग के पास वापस बैठ गया और बोतल उसे दी। उसने बोतल अपने हाथ में ली और थोड़ी सी शराब गिलास में डाली। फिर उसने वो गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, पीजिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं ज़्यादा नहीं पीता। उसने फोर्स करते हुए कहा, अरे थोड़ी तो लीजिए। मैंने उससे कहा, पहले आप पीजिए। उसने गिलास उठाया और एक घूंट लिया। फिर मैंने कहा, अरे यह तो मैं आपके लिए ही लाया हूँ। फिर उसने बोतल अपने मुंह से लगाई और सीधे मुंह में शराब डालना शुरू कर दिया। बोतल पूरी भरी थी और उसने पीना शुरू कर दिया। मैं हैरान होकर देख रहा था। यह आदमी इतनी कच्ची शराब पी रहा है, खतरनाक आदमी है। अशोक का शराब के प्रति प्यार देखकर मुझे उसका भविष्य साफ साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे पूरी बोतल ख़त्म कर दी। इतनी शराब पीकर उसकी हालत अब खराब हो रही थी। वह वहीं आग के पास लुढ़कने लगा।
मैंने उसे जैसे तैसे उठाया और पास के एक बेड से टिका कर बैठा दिया। उसकी हलचल बंद हो गई थी और उसका चेहरा सुस्त हो गया था। थोड़ी देर बाद राधिका बाहर आई। वह उसकी हालत देखकर उदास हो गई और मुझसे बोली, अरे साहब, उसे इतनी ज़्यादा क्यों पिलाई? इसे तो समझ में नहीं आता कि कितनी पीनी है। जितनी नहीं पीनी चाहिए उतनी पीता है और फिर यही पूरी रात पड़ा रहता है। मैं बेचारी घर में अकेली रहती हूँ। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं थोड़ा घबरा कर बोला, मुझे नहीं पता था कि इसकी ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे लगा कि इसे ज़्यादा पीना पसंद होगा। वो बोली, नहीं साहब, यह इतना पीते हैं कि इन्हें उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता है। यह इतनी शराब पीकर खुद को संभाल नहीं सकते फिर भी पीते हैं। उसकी बातों से मुझे लगने लगा कि इसका यह रोज़ का होगा। लेकिन अब मैं थोड़ा डर गया था। राधिका ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, ठीक है, छोड़िए, अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए। इनका यह रोज़ का है। आप खाना खाने बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। मैंने भी सहमति में कहा, ठीक है, चलेगा। वो खाने की 2 थालियाँ लेकर आई। मैं आके सामने बैठ गया। थाली में बढ़िया चिकन बिरयानी थी, साथ में नींबू और अचार। उसने थाली सामने रखी और मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। इस बीच राधिका अपने पति के पास दूसरी थाली लेकर गई। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वह थोड़ा सा जागा और बोला, मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे सोने दो। वो उससे बोली, अरे तो घर में जाकर सो। लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनने वाला था। उसने उसे चुप रहने को कहा और फिर से पेड़ से टिककर बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी आंखों में थोड़ी शांति आई और वह सो गया। अशोक मेरी नज़र से हटने के बाद मैंने फिर से राधिका पर ध्यान दिया। वो मुझसे धीरे से बोली, साहब, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताइए। अगर कुछ कम लग रहा है तो मैं और ला देती हूँ। मैंने उसे जवाब दिया, नहीं, अब बहुत ज़्यादा लाई है, यही बहुत है। इतने में तो मेरा पेट भर जाएगा। वो हंसी और बोली, ठीक है। फिर वो मेरे लिए पानी आने के लिए अंदर गई। थोड़ी देर में वह पानी लेकर आई। पानी रखते समय वह थोड़ी आगे झुकी और उसी पल उसकी साड़ी का पल्लू फिसल गया। उसके नीचे झुकने से उसकी खूबसूरती मेरे सामने आ गई थी। हल्की रोशनी में उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसकी नाजुक हरकतें और होठों की मुस्कान ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। मैं उससे दिखता ही रह गया। वो मुस्कुराई और बोली, साहब, क्या हुआ? इतना क्या देख रही हैं मुझे? मैं एक पल के लिए शब्द खोज रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी प्यारी मुस्कान ने मुझे मदहोश कर दिया था। मेरे मन में विचारों का बवंडर चल रहा था, लेकिन अब मैंने बोलने का फैसला किया। मैंने हिम्मत से कहा, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। सच में तुम बहुत सुंदर हो और तुमने खाना भी उतना ही स्वादिष्ट बनाया है। वो मुस्कुराई और बोली, साहब, आपको मैं ज़्यादा पसंद आई या मेरा खाना ज़्यादा पसंद आया? अब मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ गया। क्या जवाब दूँ? समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार मैं घबराया नहीं, बल्कि थोड़ा हंसते हुए बोला, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के नीचे ही खाता है। वह सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी और फिर थोड़ी शांत होकर बोली, साहब, आपका पेट तो भर गया, लेकिन मेरा क्या? अब मुझे समझ आया कि उसके मन में कुछ और ही है। मैंने उससे थोड़े गंभीर स्वर में कहा, तुम भी खा लो ना, क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? वह हल्की सी हंसी और बोली, मेरा पेट इस खाने से नहीं भरता, तो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उससे थोड़ी उत्सुकता से पूछा। वह थोड़ी गंभीर हुई और धीरे से बोली, देखिए, मेरे पति रोज़ ऐसे ही शराब पीकर पड़े रहते हैं और मैं अकेली ऐसी जिंदगी जीती हूँ। मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती है।
उसके शब्दों से मुझे साफ समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। उसके चेहरे पर दर्द का साया था, मानो उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा दर्द छुपा नहीं जा सकता था। मैंने धीरे से उससे कहा, अरे आपके चेहरे पर ऐसी मायूसी अच्छी नहीं लगती। आप बहुत सुंदर है और आपको दुखी देखकर मेरे दिल को बहुत दुख होता है। वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। वो बोली, साहब क्या करूं, पति कमाता नहीं, बस शराब पीकर पड़ा रहता है। मैं इधर उधर कुछ काम करती हूँ, लेकिन पेट तो बस थोड़ा भर पाता है। जिस्मानी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा। उसकी बात एकदम साफ और पक्की थी। उसके इन शब्दों ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया था, लेकिन उसके दर्द में मुझे कुछ गहरा मतलब दिया। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और हल्की सी शर्मा गई। वह वही मेरे सामने बैठी थी, लेकिन उसने अभी भी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक नहीं किया था। वो थोड़ी होश में आई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और अपने भरे हुए जिस्म को ढक लिया। उसकी खूबसूरती मुझे अभी भी मदहोश कर रही थी। मैं उसे देख रहा था। उसकी साड़ी से दिख रही खूबसूरती मानो पूरी तरह से उजागर हो रही थी। उस पल वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, जैसे उसकी खूबसूरती का एक नया ही रूप मेरे सामने आ गया हो। तभी वह मीठी सी मुस्कान के साथ मेरे पास आई और बोली, साहब क्या मैं आज आपके कमरे में ही सो सकती हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ अलग ही बात थी। उसका इतना खुलकर बोलना मुझे और भी बेचैन कर रहा था। मैं एक पल के लिए उलझन में पड़ गया कि उसे क्या जवाब दूं, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहे भरोसे और उसकी सहजता को देखकर मुझे भी थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मैंने मजाक में कहा, आपका मजाक मुझे बहुत पसंद आया। सच कहूँ तो हाँ, चलेगा। अगर आप मेरे कमरे में सोती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भी कोई एतराज़ ना हो। अब तो वह भी थोड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। वो थोड़ी शर्मा और बोली, ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, आपका इंतज़ार करूँगी। वो उठी और धीरे से मेरे कमरे की ओर चली गई। उसके हर कदम में एक आकर्षण महसूस हो रहा था। वह कमरे में गई और मैं उसे जाते हुए देखता ही रह गया। उस पल मेरा मन पूरी तरह से उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। मैंने खुद को समझाया, लेकिन मन में एक ही ख्याल था, वह सुंदर औरत मेरे कमरे में है और उसके होने का एक अनोखा एहसास था। मैं धीरे धीरे उठा और कमरे की ओर चल पड़ा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं अंदर गया तो वह मेरे कमरे के एक कोने में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की धीमी रोशनी पड़ रही थी और उसकी खूबसूरती की चमक मुझे मदहोश कर रही थी। मैं उसके पास जाकर थोड़ा नीचे बैठ गया। वह एक पल मुस्कुराई और फिर शर्मा कर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके बालों की हल्की खुशबू मेरी सांसों में घुलने लगी। मैंने हिम्मत करके धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। उसकी इस प्रतिक्रिया से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मेरे ही बिस्तर पर लेट गई। मैं धीरे से नीचे झुका और अपने होंठ उसके होठों के पास ले गया। मैंने अपने होंठ उसके नाजुक होठों पर रखे और उसे किस करने लगा। तब वह वाली, साहब धीरे, पूरी रात में आपकी ही हूँ, लेकिन थोड़ा आराम से। तब मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मुझे अपनी ओर खींच लिया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वो मुझे अपनी बाहों में समाने का इशारा कर रही थी। मैं भी तुरंत उसके अंदर समा गया।
हमारे प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे में कितने ही देर तक खोए रहे। मैं फिर वहीं सो गया। उसने मुझे फिर से अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों पूरी रात नहीं सोए। सुबह के 4 बज गए थे। मैं बहुत थक चुका था। वह भी थक गई होगी और मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी अचानक नींद खुली। मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था। तनाव और थकान से शरीर टूटा हुआ था। रात को जो कुछ हुआ था उसे याद करके मन थोड़ा बेचैन हो गया। बगल में देखा तो वह वहाँ नहीं थी। मैं बिस्तर से उठा, कुल्ला किया, पानी पीकर थोड़ा संभाला और धीरे धीरे बाहर आया। बाहर देखा तो वहाँ आग जलाने के कोई निशान नहीं थे। वहाँ राख भी नहीं पड़ी थी। रात की घटना से मन थोड़ा उलझा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि राधिका के घर जाकर रात की घटना के बारे में उससे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मन में ख्यालों की भीड़ थी और शरीर में थकान। मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आता हुआ दिखा। वह बूढ़ा था। हाथ में लाठी टेक टेक कर चल रहा था। धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, साहब आप ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ? उसने पास के पुराने घर की ओर इशारा करके बताया। साहब आपको वह घर दिख रहा है ना? वहाँ एक जोड़ा रहता था, राधिका नाम की एक औरत और उसका पति। उसका पति बहुत शराब पीता था। वह परेशान हो चुकी थी। दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। उसके पति को उसके लिए कोई प्यार नहीं था, इसीलिए उसकी जिंदगी अकेली बीत गई। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। उसने आगे बताया, एक दिन उसका पति शराब के नशे में मर गया और वह बहुत अकेली हो गई। वह सुंदर थी लेकिन अकेली रहने लगी। आखिरकार उसने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मेरा दिमाग शून्य हो गया और मुझे एहसास हुआ कि रात को जो कुछ हुआ था उसका कुछ अलग ही मतलब था। मैं उसके पास से निकल पड़ा। दिमाग में संदेह और डर के ख्यालों का जाल बन गया था। और क्या वो राधिका जो मुझे रात में मिली थी सच में मौजूद थी? पूरी रात जो व्यक्ति मेरे साथ था, पूरी रात वह औरत मेरे साथ थी या उसकी आत्मा? और मैं उस घर में अकेला था, लेकिन कल रात में किसके साथ था? यह जानने का डर और जिज्ञासा दोनों मन में बढ़ रहे थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट पहले आपको मिले और कहानी आप पहले ही सुन सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, पर एक नई कहानी लेकर जल्दी आऊँगा। नमस्ते।